Hello friends, my name is MS Arthur and I am a seasoned HSC professional with almost 40 years of experience और मैं एक चार्टर्ड प्रोफेशनल था, एक निवोश कोर्स प्रोवाइडर था, प्लस लॉट ऑफ एंड आई आई रिटायर्ड recently as a joint general manager of Northern Hydrocarbon. तो और हम मेरा मिशन है कि कम से कम 10 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो सेफ्टी ऑफिसर जैसा हमने बताया कि हर 50 पर एक है होता है। और एक जो मेन मकसद क्या है कि लोग सेफ्टी की सर्टिफिकेट ले लेते हैं, क्योंकि सेफ्टी के जितने भी इंस्टीट्यूशन है छोटे 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 बहुत सारे, वहाँ कोई भी प्रोफेशनल्स जाता नहीं है। अब हम जैसे प्रोफेशनल तो जो एक्सपीरियंस आदमी है वो रिटायर हुआ, अपना मजा किया, कौन ये सब करता है कि लोगों को जाके ट्रेनिंग दे, सब में कोई आता जाता तो है नहीं। तो इसलिए लेकिन मैंने सोचा कि हम अपना जो हमारा जो एक्सपीरियंस है 40 इयर्स का, हम उसको लोगों को ट्रेनिंग दें और लोगों को बढ़ने में मदद करें। इसके साथ हमने लास्ट वीडियो बनाया था बेसिक्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। क्या बेसिक्स, क्या कैसे स्टार्ट हुआ बेसिक, और क्या 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 चीजें हैं। तो अभी हम इस वीडियो में उसी के कंटिन्यूटी में फर्स्ट वीडियो के हम कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट समझेंगे कि एक अगर एक्सीडेंट होता है तो कितने तरह का कॉस्ट होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, मैंने कि किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, किसको नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, किसको इंश्योर्ड कर सकते हैं, किसको अनइंश्योर्ड कर सकते हैं। थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि हम लोगों को 15 मिनट में वीडियो बनाना रहता है। 15 मिनट का वीडियो ही हम यूट्यूब पर डाल सकते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट आप जैसा देख रहे हैं कि जो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉस टाइम इंजर्ड, जो आदमी इंजर्ड हुआ उसका कितना वक्त बर्बाद हुआ है, कौन सा मटेरियल डैमेज हुआ, मेडिकल कॉस्ट क्या है, टाइम एंड मटेरियल कितना डैमेज हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना ज्यादा पे करना पड़ा, कॉस्ट अगर केस हो गया तो कोर्ट में कितना पैसा लगेगा, फाइन कितना होगा, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट लॉस बहुत ज्यादा है जिसको कैलकुलेट कर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एज ए HSC प्रोफेशनल आपको कैलकुलेट करके मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना होता ताकि वो कुछ सीरियसली लें सेफ्टी को, सेफ्टी प्रिकॉशंस को। तो एक जगह एक एक्सीडेंट होगा तो वहां पर 1000 आदमी काम कर रहा, सबका टाइम खराब होगा। सब आदमी एक तो आएगा, उसका असर कई दिनों तक रहता है, ये स्टडी में देखा गया है। उसके देखिए सुपरवाइजर एंड अनदर मैनेजर जो है उनका भी टाइम खराब होगा, प्रोडक्शन लॉस होगा। एक जगह होगा तो बहुत जगह जो प्रोडक्शन लॉस हो सकता है। आप यहाँ पर इस स्लाइड में देख रहे हैं कि कितने चीजों को आप इंश्योर कर सकते हैं। यूके में एस्टिमेट किया गया कि अगर $1 अगर इंश्योर करते हैं तो $8 to $36 जो है वो अनइंश्योर्ड रहता है। यानी इंप्लॉयर्स लाइबिलिटी है, पब्लिक एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टर्स का ये रिस्क है। ये सब चीजों को तो आप कर सकते हैं, आप अपनी लाइबिलिटी को तो इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन जो आप प्लांट अगर बिल्डिंग डैमेज है उसको भी कर सकते हैं, टूल्स एंड डैमेज को। लेकिन इंश्योर्ड से ज्यादा अनइंश्योर्ड और हिडन कॉस्ट बहुत है। इसीलिए स्टडी में पाया गया कि $1 इंश्योर करते हैं तो $8 to $36 अनइंश्योर्ड होता है। यानी कि लॉस टाइम ऑफ द वर्कर्स, इन्वेस्टिगेशन टाइम, सिक पे, एक्स्ट्रा वेज, ओवर टाइम। कहेंगे जब एक आदमी होगा तो दूसरा आदमी को लाना होगा काम को स्टार्ट करने के लिए। साइट क्लीनिंग कॉस्ट है, प्लांट एंड इक्विपमेंट जो डैमेज हो गया, दूसरा चीजें उसको रिपेयर करना, प्रोडक्शन में जो डिले हो गया, लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब ये कि आपका बदनामी होगी। तो अब मिडिल ईस्ट में जैसे क्या क्या बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट ही मिलेगा, इसीलिए आपको प्री क्वालिफिकेशन होती है उसमें। आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे, जैसे कि आप सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर जब बनना चाहते हैं के टेक्निकल बीडिंग में जो इनपुट देते हैं वो क्या क्या दिया जाता है और कैसे दिया जाता है। फाइन्स बहुत सारा होता है, एक्सेस ऑफ एनी क्लेम हो गया, ये सब आप इंश्योर नहीं कर सकते। इंक्रीज इन इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपका एक्सीडेंट होगा बार बार तो इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाता है। रेपुटेशन जैसा बताया वो हो सकता है। इस सब चीजों को जैसे आपने पहले स्लाइड में भी देखा, तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का एक कॉन्वेंशन लाया। आप ILO के बारे में अलग वीडियो बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ILO जो है
वो एक आप लोगों ने सुना ही होगा, एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के, इसमें तो वो जो है तमाम कंट्री मेंबर्स कंट्री जो है एक कॉन्वेंशंस बनाते हैं, यानी कि एक लॉ बनाते हैं जिसको हर कंट्री जो मेंबर कंट्री है वो रेटिफाई करता है। रेटिफाई, अगर वो रेटिफाई कर देता है तो उसको अपने यहाँ लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन, लीगल सिस्टम में लाना होता है। इसका नंबर याद रखिएगा, C155। बिल्कुल, ये इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है और आगे भी आपको काम देगा। इस C155 के बेस पर बनता है रिकमेंडेशंस R164। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, कॉन्वेंशन जब जो भी रेटिफाई किया हुआ कंट्री है उसके लिए मैंडेटरी होता है। ये एक टर्म जो है ये इसमें बहुत ज्यादा यूज हुआ, सो फार एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। ये आपको आईएएस, अगर निबॉश आईएएस लाने जाएंगे तो इसका डेफिनेशन पूछेगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है ए बैलेंस बिटवीन द रिस्क इन्वॉल्व एंड द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मेजर्स। यानी कि ट्रिवियल थिंग्स के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग रिस्क को मिनिमाइज करेंगे थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू सुपरविजन वगैरह वगैरह। तो ये वर्ड है, सो फार एज इज रिजनेबली प्रैक्टिकेबल, सो फार एज इज प्रैक्टिकेबल, ये भी एक टर्मिनोलॉजी आगे आएगी। तो वर्कर्स के उसमें राइट दिए हुए C155 में कि हर वर्कर्स को ये राइट है, क्योंकि यूएन के चार्टर्ड में ये लिखा हुआ है कि हर आदमी को जिंदा रहने का अधिकार है। तो आप जब किसी को बुलाते हैं तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करे और वो उसको इंफॉर्मेशन दे, ट्रेनिंग दे और उनसे कंसल्ट करता रहे कि उनको क्या क्या डिफिकल्टीज होती है। लास्ट वाला जो है, नॉट टू रिटर्न टू वर्क वेयर इमिनेंट एंड सीरियस डेंजर एग्जिस्ट। आप जब साइट पर जाइएगा तो आपको बहुत सारा मिलेगा कि आपको ये स्टॉप वर्क, एम्पावरमेंट टू स्टॉप वर्क का बहुत बात होता है। तो ये इसी कॉन्वेंशन के क्लॉज से आया है। रोल ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बारे में आपको पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि क्या क्या है। फायर अथॉरिटी है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, इन सब के बारे में बाद में बताया जाएगा। जितना भी नॉन कॉम्प्लायंस होता है उसमें क्या होता है कि एक तो आपके क्रिमिनल लॉ होता है, उसके अंडर आता है जिसमें कि पनिशमेंट मिलेगा। सिविल लॉ है, उसके अंदर आपको कॉम्पेंसेशन देना होता है। ये डिफरेंस है। क्रिमिनल लॉ का अगर ब्रीच करेंगे, ब्रीच ऑफ लॉ होगा तो पनिशमेंट मिलेगा, और सिविल लॉ होगा तो कॉम्पेंसेशन देना होगा। तो कॉम्पेंसेशन क्लेम किस बेस पर डिसाइड होता है? कॉजिंग हार्म टू समवन टू whom you own a duty of care। ये बहुत, आप इसको आप ठीक से समझिए। इसको ओशा के जो रेगुलेशंस के अंदर जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या ओन द ड्यूटी ऑफ केयर है कि नहीं, एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग यू डिड और फेल टू डू। आप सेफ वर्क प्लेस नहीं प्रोवाइड किया, आपने इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं किया, आपने गलत इक्विपमेंट प्रोवाइड किया, तो आपका इंप्लॉयर्स का नेग्लिजेंस माना जाएगा। हार्म मस्ट बी रीजनेबली फोर्सिंग, यानी रिस्क असेसमेंट है कि नहीं, रिस्क रजिस्टर है कि नहीं, उसको ट्रेनिंग में उसको बताया गया है कि नहीं। क्योंकि हर आदमी को, जैसा कि आपने पहले देखा इसमें इस स्लाइड में, कि टू बी गिवन इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग। तो कॉम्पेंसेटरी सिस्टम जो है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी। अगर नेग्लिजेंस एज्यूम टू हैव अकर्ड एंड इंज्योर्ड पर्सन कॉम्पेंसेटेड, ये बात आप, ये नो फॉल्ट लाइबिलिटी सिस्टम है। यानी कि अगर आपने सब कुछ दिया तो आपकी लाइबिलिटी नहीं है। अगर आपने सब कुछ दिया, ट्रेनिंग भी दिया, सुपरविजन भी दिया, सब कुछ दिया, और फिर एक्सीडेंट होता है तो इंजर्ड को एक नॉमिनल बात होती है। लेकिन अगर फॉल्ट लाइबिलिटी सिस्टम है तो क्लेमेंट टू प्रूव ड्यूटी ऑफ केयर ओन्ड एंड ड्यूटी ऑफ केयर ब्रीच्ड, ये प्रूफ करना होता है। ब्रीच कॉस्ट लॉस, तो ये अगर जब प्रूफ हो जाता है तो ड्यूटी, ये आपका एम्प्लॉयर का नेग्लिजेंस हो जाएगा। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो भोपाल एक्सीडेंट में यही प्रूफ हुआ कि नेग्लिजेंस प्रूफ हो गया उसका, तो उसको कॉम्पेंसेशन, हालांकि कॉम्पेंसेशन पूरा नहीं दिया जितना था, जो देना था, लेकिन
वो ब्रीच हुआ उसका ड्यूटी ऑफ केयर, क्योंकि उसने, आपको कभी भोपाल एक्सीडेंट के बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि उसने उसने जो सेफ्टी सिस्टम था उसको बाईपास कर दिया था कॉस्ट रिडक्शन के लिए। तो ऐसे आप अभी इस स्लाइड में आप देखें रोल ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड कन्वेंशंस। तो आईएलओ जो है यूएन बॉडी established and maintain international standard on labor and social issues issued in the form of convention and recommendation। ये आपको पहले ही बता चुके हैं। These standards are often adopted by countries with limited existing law। यानी कि अगर कॉन्वेंशन अगर बनाया और जो मेंबर कंट्रीज है उनको अपने यहाँ लॉ लाना है। ये सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बारे में आप जान जाइए, नाम सिर्फ जान जाइए कि जो नए आदमी है, बाकी जो एक्सपीरियंस है उनको तो मालूम ही है ये सब। तो ये सब है 9001 है, 14001 है, 45,001 है, एज ए सेफ्टी ऑफिसर 45। ये सभी का जो क्लॉजेस है सब एक है। इसके बारे में हम लोग कभी दूसरी दफा स्लाइड पढ़ाएंगे। तो इम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपको जैसा बोला, ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क प्लेस मशीनरी इक्विपमेंट एंड प्रोसेस आर सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। केमिकल जो भी सामान आप इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्क प्लेस है, ये सभी सेफ रहे। और केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस एंड एजेंट्स आर विदाउट रिस्क टू हेल्थ व्हेन द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ प्रोटेक्शन आर टेकन। यानी कि ये जो जितना भी आप चीजें, कोई मशीन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई इन्वायरमेंट है, कोई लिफ्टिंग हो रही है, कोई स्कैफोल्डिंग है, या फिर बायोलॉजिकल हैजार्ड्स है, सब्सटेंसेस है, केमिकल्स यूज हो रहा है, तो उसके MSDS बना दे, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट के हिसाब से कैसे स्टोर करेंगे, कैसे कौन आदमी एक्सपोजर नहीं हो। ये सब हम लोग जब ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी क्या हम लोग ट्रेनिंग देंगे, ऑक्यूपेशनल हेल्थ की जब ट्रेनिंग देंगे, जब आप वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम पूरा तस्करा करेंगे इन सब चीजों का। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग प्रोवाइड करना, ये सब एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि प्रोवाइड एंड मेंटेन वर्क प्लेस मशीनरी एंड मेंटेन, ये नहीं कि प्रोवाइड कर दिया छोड़ दिया, उसको मेंटेन भी करना है और उसको सेफ वर्किंग कंडीशन में भी रखना है। उसके बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, सुपरवाइजर्स होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर PPE ऑर्गेनाइज प्रोवाइड करना चाहिए। जहां पर जिसकी जरूरत है, रिस्क असेसमेंट के बाद आपको जो भी आता है वो आपको देना है। जैसे MSDS में अगर प्रोवाइड किया हुआ कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड करना बिफोर एनीवन ओपन और एनीवन यूज, और सम सर्टेन टाइप ऑफ ग्लोव्स देना है, एप्रन देना है, या हेल्थ कंडीशन पर हेल्थ चेकअप करना है, या इतना देरी एक्सपोजर, ये रेडिएशन एक्सपोजर कितना होना चाहिए, उसमें क्या प्रिकॉशन लेंगे, तो ये सब चीजों को प्रोवाइड करना होता है। एलिमिनेट एक्सेसिव फिजिकल एंड मेंटल फटीग, यानी कि कितना देर आप काम करवा सकते हैं। और अगर ज्यादा आदमी को टेंशन, अगर स्ट्रेस दे रहे हैं तो उससे दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। और ये एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में अपने को अपडेट करें, और उसी हिसाब से अपने, जैसे कि आप देखा होगा कि भाई पहले जो है एस्बेस्टस बहुत यूज होता था, तो अब मालूम है कि एस्बेस्टोसिस यानी कि कैंसर हो जाता है, एक भी फाइबर अगर लंग्स में है, बहुत लोग मरे, पता भी नहीं चलता था कि इतना हो रहा है। बहुत सारा पहले लकड़ी आप देखा होगा आरा मशीन में काटा जाता था, अभी मालूम हुआ कि म्यूटाजेनिक इफेक्ट होता है उसका, यानी कि जेनेटिक्स हो जाता है, तो कई नस्ल उसको झेलेगी। तो उसके बारे में तो इसको एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयर्स ये नहीं बोल सकता नहीं सर हम तो जानते नहीं थे, ये नहीं चलेगा, तब तो आप ड्यूटी ऑफ ये आप नेग्लिजेंस में आ जाएगा। यू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब वर्कर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है साहब, कि जो भी चीजें प्रोवाइड की गई हैं उसको उसको यूज करना है, उसको बाईपास नहीं करना है। ये नहीं कि बताया हुआ कि इसको मत करोगे और वही करेगा तो वो उसके लिए पनिशेबल होगा। सेफ्टी डिवाइसेस उसको यूज करना जैसे दिया गया है, जो भी अगर प्रॉब्लम्स होता है उसको इन्फॉर्म करना, एक्सीडेंट को इन्फॉर्म करना, ये उसकी वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सभी नेवोश IGC कीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिलेगा, ये सबको हम एक एक वीडियो में दो तीन वीडियो बनाएंगे इस पर, कि ILO के कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कॉन्वेंशंस क्या क्या है, कॉन्वेंशंस में क्या क्या, अभी तो बहुत नटशेल में बताया है। ऑक्यूपेशनल जैसे OSHA है USA का, यूरोपियन यूनियन का स्टैंडर्ड है,
यूके का हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव का स्टैंडर्ड है, ऑस्ट्रेलिया का है वर्क प्लेस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड इफ यू लाइक टू कंटिन्यू एंड आपको जब भी वीडियो डालें उसको इन्फॉर्म हो जाता है, तो हमको आप हमारा वीडियो ये चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम रेगुलर वीडियो बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।